नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के इशू को आपको पता ही है कि वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पर भी कश्मीर की बात करें, हम यूएई के अंदर में गए वहाँ पर भी कश्मीर की बात करें, यूएस से भी कश्मीर मांगें कि भाई प्लीज़ कश्मीर दिला दे। फिर हम यूएन में जाएँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूएन में जाएँ तो वहाँ पर भी कश्मीर की बात करते हैं। और तो मतलब जो मुद्दा है उनको और कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। यूएन के अंदर में क्या बात कर रही है, इंटेलेक्ट लेवल उतना है नहीं कि उसको समझ पाएँ। तो वही बिल्कुल फिर से हुआ है। इंडिया जो है उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान को बहुत सिरे से खारिज किया है। हुआ क्या कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर में मुनीर अकरम, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट चल रही थी और इस डिबेट में पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जा रहा था। ये डिबेट एक्चुअली में मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। चिल्ड्रेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चल रही थी। चिल्ड्रेन के साथ कई सारे जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान में और उसकी रिपोर्ट जो है वो यूएन तक पहुंची थी। जो यूएन की जो डिफरेंट टीम्स काम करती हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है पूरा, वहाँ पर चिल्ड्रन के अगेंस्ट में बहुत सारे अब्यूसेस हो रहे हैं। तो उसको रिपोर्ट किया गया था। तो यूएन में उसी के ऊपर डिबेट चल रही थी, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और वहाँ भी मुनीर अकरम जो है वो पाकिस्तान का राग लापना शुरू कर दिए। उन्होंने कश्मीर का राग लापना शुरू कर दिया कि भाई कश्मीर जो है उसको इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है, इंडिया जो है कश्मीर पर अपना क्लेम देता है, इंडिया ने 370 हटा दिया। ये सारी बातें वो वहाँ पर पूरा एकदम लंबा चौड़ा अपना स्पीच दिया। हालांकि वो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो उसको रोक रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द इशू, दिस इज़ नॉट द इशू, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, आप कश्मीर की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन वो अपना मुनीर अकरम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना राग लापे पड़े हैं कश्मीर के बारे में। तो वही उन्होंने फिर से किया और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं आर रविंद्रा, उन्होंने बहुत स्मार्टली उस चीज़ को खारिज किया। उन्होंने कहा ये जो पूरा क्लेम जो पाकिस्तान हमेशा से करता है कश्मीर के बारे में हर जगह पर, ये बेसलेस है, इसका कोई बेस ही नहीं है। इनके पास जब इनको डॉक्यूमेंटेशन पर हम आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इनको प्रोवाइड करनी होती है तो ये ज़ीरो हो जाते हैं। वहाँ पर इनको समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया, ये क्या मांग रहे हैं, ये कैसे है, इंडिया तो ये रॉ की साजिश है। ये सारी चीज़ें, ये ऐसे बेबुनियाद बयान जो है ये देते रहते हैं। और वही ये यहाँ पर भी कर रहे हैं कि यहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट हो रही है, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और ये बात यहाँ पर कश्मीर की कर रहे हैं। तो वही इंडिया के डिप्लोमेट मतलब इंडिया के जो एम्बेसडर हैं आर रविंद्रा, उन्होंने कहा कि सब बेसलेस क्लेम है और इसके ऊपर यूएन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बल्कि ये पाकिस्तान की ना एक कोशिश है, जब पाकिस्तान को घेरा जाता है ना यूएन के अंदर में, जब बाकी की कंट्रीज़, यूएन के सेक्रेटरी जनरल खुद और यूएन का जो टीम है वो खुद उनके खिलाफ रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है कि भाई पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, तो पाकिस्तान अटेंशन को डाइवर्ट करने की उसकी बड़ी सही तरीका ये है कि आप वहाँ पर कश्मीर का इशू ले आओ। तो जो चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो पूरी डिबेट चल रही थी उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर फिर से कश्मीर का इशू उठा दिया और कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी। तो आर रविंद्रा ने उसको सिरे से खारिज किया और कहा कि ऑब्वियसली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान जो है ये देते रहते हैं। ये लगता ही नहीं है कि यूएन में बैठे हुए हैं या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं, ये लगता है कि बैठे हुए हैं अपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और अपोजिशन से लड़ रहे हैं। ये सारे बेबुनियाद के बयान देते रहते हैं, इनका कोई बेस नहीं है इसके पीछे, और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है। और इसीलिए हम यूएन का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। समझ लो ये ना एक तरीके की बेइज्जती है यार। मतलब यूएन में आपने इतनी लंबी चौड़ी 1 घंटे की स्पीच दी और अगला पर्सन वो उठ करके 2 मिनट उसने बोला और उसने कहा कि अगर मैं इनका जवाब भी दूंगा ना तो ये एक तरीके से यूएन का टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इतने सीरियस सब्जेक्ट पर डिबेट चल रही है वहाँ पर मैं कुछ और बोलने लग जाऊँ और इनका जवाब देने लग जाऊँ तो ये एक तरीके से यूएन का टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा जो हम यहाँ पर आए हैं ये डिबेट करने, और हमारी कंट्री का पैसा वेस्ट होगा जो हम इतने दूर आते हैं कंट्री के खर्चे पर। तो इनको जो बोलना है इनको बोलने दीजिए, इनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए हम एक लाइन में इस पूरे जो स्टेटमेंट इन्होंने 1 घंटे की स्पीच दी है उसको डिसमिस करते हैं और कंडेम करते हैं उस पूरे रिमार्क को। ऐसा हमारे जो एम्बेसडर हैं आर रविंद्रा उनका कहना था। तो ये एक तरीके से ना इनकी बेइज्जती है, ये बहुत घंघोर बेइज्जती है कि आप 1 घंटे तक बोलिए और अगला आपका जवाब भी नहीं देना, जवाब देना लाजिम भी नहीं समझता है कि अरे तुम बोलते रहो भाई, तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं कहने को तो तुम यही बोलोगे। और वो बोलते बोलते बैठ गए मुनीर अकरम, वो अपना कश्मीर का राग लाप के बैठ गए। ना यूएन ने उस चीज़ को सीरियसली लिया, ना यूएन के स्टेक होल्डर्स ने उस चीज़ को सीरियसली लिया और ना इंडिया ने उस चीज़ को सीरियसली लिया, बिकॉज अब आदत पड़ गई है। ये सऊदी अरेबिया जाएंगे वहाँ बोलेंगे, यूएई जाएंगे वहाँ बोलेंगे। अब जबकि हर पर्सन इवन इंक्लूडिंग यूएन तक ये कह चुके हैं कि ये बायलैटरल मामला है, इसको बायलैटरली सुलझा लो। और जब भी यूएन इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है ना तो वहाँ पर इंडिया का स्टेप बहुत स्ट्रांग
होता है कि भाई आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, ये बायलैटरल मामला है, टेरिटरी का इशू है, ये हम खुद से सुलझा लेंगे, आपको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा स्टेप इंडिया को लेना भी चाहिए। एक्चुअली ये क्यों बिलबिला गए हैं ये पाकिस्तान वाले, और इसीलिए आप देखो कि जो टेररिस्ट की घटना, अभी कल भी हमने एक वीडियो कवर की जहाँ पर डोडा में एनकाउंटर हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर 3 जो टेररिस्ट थे उनको मारा, जो टेररिस्ट घटनाएं हुई हैं इसके पहले 4, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बिलबिला गया है, क्योंकि इतना लार्ज नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट हुआ है ना इस बार के इलेक्शन में। तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल अपनी राह पर है कि अब वहाँ पर शांति जो है बहुत अच्छे से आ जाएगी। 370 हट गया है, अब 370 हटने के बाद बस एक चीज़ वहाँ पर है, वो हो जाए एक बार तो समझ लो आप कश्मीर में बहुत हद तक शांति हो जाएगी। एक बार इलेक्शंस वहाँ पर हो गए ना, जो वहाँ के स्टेट इलेक्शंस हैं, तो वो अगर एक बार पॉसिबली हो गए तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सरकार फॉर्म हो जाएगी और पूरी तरीके से सेंटर का कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर पर आ जाएगा। और उसके बाद ये पाकिस्तान के जितनी आतंकवादी घटनाएं और ये गतिविधियां करते रहते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये बात इनको समझ में आ चुकी है, इसीलिए इतना बिलबिला गए हैं और इसीलिए बार बार UN में जा रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, हर जगह कश्मीर की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया से ये निगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे ट्रेड वापस से शुरू कर लो, ताकि दोस्ती करके फिर से बैक स्टैब कर पाएँ। तो आप समझिए सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ प्लान्ड है कि हमें ये चीज़ करनी है, कश्मीर बचाना। अपना देश इनसे बच नहीं रहा है, कश्मीर इनको चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है पाकिस्तान के साथ। तो ये जो बेइज्जती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो फिर हो चुकी है। एक्चुअली क्यों हुई है ये बेइज्जती, हुआ कहाँ, ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? कि जब बात आती है मतलब पाकिस्तान के अंदर में किसी क्राइम की, तो उसके ऊपर डिबेट क्यों हो रहा था? देखो, पाकिस्तान के अंदर में पिछले 4-5 सालों में चिल्ड्रन के अगेंस्ट में बहुत सीरियस और ग्रेव ऑफेंसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए। और UN के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में ये था कि पाकिस्तान के अंदर में जनवरी टू दिसंबर के महीने में, मतलब जनवरी टू दिसंबर 2023 में अकेले इतने महीने में 78 ग्रेव वायलेशंस देखा गया चिल्ड्रन के अगेंस्ट में। और इन 78 ग्रेव वायलेशंस में से जो है 13 बॉयज़ के अगेंस्ट में थे, 7 गर्ल्स के अगेंस्ट में थे, और 53 जो वायलेशंस थे उन बच्चों का सेक्स अभी अननोन है। तो आप समझ सकते हो, नवजात शिशु से लेकर के, और ये चिल्ड्रन जब मैं कह रहा हूँ तो आप एज समझ रहे होगे कि अंडर 10, अंडर 12 तक के बच्चों को यहाँ पर टारगेट किया गया है पाकिस्तान के अंदर में। तो ये जो चिल्ड्रन अब्यूज़ है, ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, इसको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको ये रिपोर्ट समझाता हूँ। अब ये अब्यूज़ जो है, बहुत सारी UN की अपनी रिपोर्ट है जिसमें रीजंस लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लास्फेमी के केस है कि वो जो चिल्ड्रन है, वो बच्चा जो है, उसकी फैमिली के मेम्बर ने, किसी ने ब्लास्फेमी कुछ किया हो या ब्लास्फेमी का उसके ऊपर केस हो। जैसे एक बहुत फेमस केस हुआ था कासूर के अंदर में, और पाकिस्तान में 2017 या 18 की घटना है, ये बहुत फेमस केस हुआ था। वो ब्लास्फेमी का केस था कि उस जो बच्ची थी उसके भाई पर ब्लास्फेमी का मामला था, और उसकी वजह से उस बच्ची को सज़ा दी गई थी, और उस बच्ची के साथ अब्यूज़ किया गया था और गैंगरेप हुआ था, और वो जो मामला है वो UN तक गया था, और बड़ी भद्द पिटी थी पाकिस्तान की इस चीज़ में। और ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी टोटल सिर्फ जनवरी टू दिसंबर 2023 में 78 घटनाएँ हुई हैं बच्चों के साथ में, जिसमें कम से कम 40 बच्चों की डेथ हुई है, 33 बच्चों को मेम कर दिया गया। मेम मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे कोई बॉडी पार्ट को इतना हर्ट कर दो, इतना चोट पहुंचा दो कि बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे, उसको जैसे अपंग एक तरीके से कह सकते हो, उसको मेम कहते हैं। तो 33 बच्चे जो हैं वो उनको एक तरीके से मेम कर दिया गया, अपंग की हालत में कर दिया गया। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर में बहुत हुई। इसीलिए ये जो रिपोर्ट आई थी UN की, सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट थी कि जो चिल्ड्रन है और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस देखे जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को उसमें घेरा जा रहा था। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सब इसमें पाकिस्तान को दोषी मान रहे थे, और इसीलिए पाकिस्तान को वो जो उनका अपना मतलब तरीका है डाइवर्ट करने का अटेंशन का, वो तरीका उन्होंने अपनाया कि डाइवर्ट कर दें अटेंशन को, और वहाँ पर वो कश्मीर का राग लापने लग गए दोबारा से कि कश्मीर में ये होता है, कश्मीर में वो होता है, हमारे साथ ये करता है इंडिया हमारे साथ वो करता है, अननोन गनमैन आता है मार के चला जाता है, ये सारी चीज़ें वो बोलने लग गए। लेकिन चिल्ड्रन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ पर बात आई तो उन्होंने एक लाइन नहीं बोली मुनीर अकरम ने। तो ये जो सारे बच्चे थे, जो 78 ग्रेव ऑफेंसेस हुए, इन बच्चों के पेरेंट्स
को क्या जवाब देंगे ये? तो जाहिर सी बात है ये एक्चुअल में ना इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि जो हुआ ये सही हुआ, क्योंकि उनके पेरेंट्स के ऊपर या उन बच्चों के बड़े भाई बड़ी बहन या किसी रिलेटिव के ऊपर ब्लास्फेमी का केस है, तो ये जो घटनाएं हुई उनके अगेंस्ट में ये बिल्कुल सही है। जिसमें से 78 जो घटनाएं हुई हैं, बाकी का तो नहीं पता किसने किया, क्यों किया, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने किया, लेकिन एक घटना जो है वो इस्लामिक स्टेट ने उसका जिम्मेदारी लिया था बाकायदे। अब आप सोचिए इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी उसकी क्यों ली थी? बिकॉज उनका कहना ये था कि ये जो बच्चा है इसके बड़े भाई ने ब्लास्फेमी की थी, कुरान की जो है अबद्धता की थी कुरान के साथ में, और इसीलिए हम इसके साथ ये घटना कर रहे हैं। बाकायदे उन्होंने ऑन वीडियो आकर के उस चीज़ को क्लेम किया था। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में जो स्थिति है बच्चों के साथ में वो कितनी ख़राब हो चुकी है आज की डेट में, और इसीलिए वो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। एक तो घटना थी 2022 की, जहाँ पर वो बच्चा जो है वो अपने स्कूल से घर जा रहा था और रास्ते में उसके साथ लड़का था, रास्ते में उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, और ये खैबर पख्तून उनका जो रीजन है वहाँ पर ये घटना हुई थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ था उस घटना के ऊपर भी। और ये लोग ना बाकायदे इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि ब्लास्फेमी का केस है। वो ये नहीं बोलते कि चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, वो कहते हैं ये ब्लास्फेमी का केस है। तो आप समझ सकते हो कि वो किसको सपोर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब ये तो इशू इन्होंने कश्मीर का उठाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, लेकिन इससे पहले, मतलब ये दूसरी बार उन्होंने उठाया, इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की डिबेट हो रही थी उसमें भी इन्होंने कश्मीर का इशू उठा दिया था। तो ये डिफरेंट यूएन प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरे कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको ये समझना होगा कि ये करते क्यों है ये चीज़। बार बार मैं कहता हूँ आपको कि इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं कश्मीर का इशू को, लेकिन क्यों ये करना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये यूएन में जब बोलेंगे कश्मीर का इशू है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये है वो है, कश्मीर जो है वो जिसमें उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जब ये यूएन के अंदर में बोलेंगे तो यूएन इंक्लूडिंग ये स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको ऐसा लगेगा कि सच में कश्मीर में बहुत ज़्यादा इशू है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो एक कमीशन बना देंगे। वो कमीशन जाएगा और वो कमीशन क्या करेगा कि वो दोनों कंट्रीज से बात करेगा, निगोशिएट करने की कोशिश करेगा, और जो POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, वो जिस पे पाकिस्तान ने इलीगली क्लेम किया हुआ है, तो अभी तो पाकिस्तान का कोई राइटफुल क्लेम बनता नहीं है उस पूरे रीजन पर, तो वो रीजन जो है वो मामला सुलझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का अभी उस पर वो है क्लेम, मतलब पाकिस्तान अभी वहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और इंडिया उसको वापस से क्लेम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इनकी कोशिश ये रहती है कि हम इस इशू को जितना ज़्यादा इंटरनेशनलाइज कर पाएँ उतना ज़्यादा हम करें, क्योंकि पाकिस्तान की देखो हिम्मत तो है नहीं कि वो अब लड़े। जो इकॉनमी का हाल है, जो डिफेंस का हाल है, जो गवर्नमेंट का हाल है, तो वो बिल्कुल भी अब कहीं भी इंडिया के बराबरी तो खड़ा हो नहीं सकते। पहले US के सपोर्ट से उनको लगता था कि खड़े हो जाएंगे, फिर चाइना का सपोर्ट आया तो उनको लगा अभी भी खड़े हो जाएंगे, बट अब उनको समझ में आ गया है कि एकदम इंडिया को किसी भी तरीके से कश्मीर के इशू पर डिफीट कर पाना नामुमकिन है। और इसीलिए वो बार बार UN के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस मामले को उठाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के जब रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तब भी कश्मीर के इशू को उठाएंगे, ताकि हम इस इशू को इंटरनेशनलाइज करें, ताकि एक कमीशन बन जाए और वो कमीशन इस पूरे मामले को सुलझा दे। तो ये पाकिस्तान की कोशिश रहती है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की डिबेट भी समझ में आ गई होगी, और सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो भी समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप UPSC CSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आप पूरी मेहनत और लगन से देना चाहते हैं, चाहे भले ही आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, क्योंकि UPSC CSC की जो कोर्स फीस होती है जिसमें आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है सिर्फ आपके हेल्प करने के लिए। हमने जो UPSC CSC की कोर्स फीस थी उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इतने अमाउंट में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। UPSC 2023 का जो रिजल्ट है वो आप एक बार देख लेना, जिसमें अनअकैडमी के 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस थे, और इतने ही प्राइस में। सबसे खास बात यह है कि अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है अपने सारे बैचेस का, मतलब अपने जितने भी बैचेस चलते हैं अनअकैडमी में सबका एक्सेस होगा आपके डैशबोर्ड पे। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं, सब एजुकेटर्स जो हैं वो अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं इस टाइम पर, चाहे वो मृणाल सर हो, चाहे वो प्रतीक सर
सर हों, चाहे वो सुदर्शन सर हों, सिद्धार्थ सर हों, मधुकर सर हों, सारी इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी में पढ़ाती है। तो ज़बरदस्त क्वालिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिलेगी। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस बैच के जो प्राइसेस हैं वो लिमिटेड ऑफर, वो लिमिटेड डेट तक हैं, सिर्फ जून 30 तक ये प्राइस रहेगा। उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे पहले आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।